गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब इस बार जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्टिंग ही ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में किया, डिटेल स्टडी उनकी कर रहे हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में थ्योरीज पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई करके न्यू थ्योरी आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर होता है वो बेसिकली होता किस वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी मेटल के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो टिनी मैग्नेट्स का काम करेंगे। जैसे छोटे छोटे से मैग्नेट्स होते हैं और इनकी वजह से क्या होते हैं? स्पिन करते हैं अपने एक्सिस के लोग। और मैग्नेटिक फील्ड जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से है, वो क्या होगा? अपोजिट स्पिन का होगा। मीन्स किसी की स्पिन जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में होगी, किसी की अनपैरेलल डायरेक्शन में होगी। अब अगर हम डाईमैग्नेटिक की बात करते हैं, हमारे पास दो तरीके के बिहेवियर होते हैं। एक तो होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और सेकेंड वन इज डाईमैग्नेटिक बिहेवियर। इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है ना, वो ऐसे होगी, एक की अपर डायरेक्शन में दूसरे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ओवरऑल क्या है? कैंसिल हो जाती है और जो नेट इफेक्ट होता है वो जीरो होता है। कि इस केस में कोई भी जो है मैग्नेटिक बिहेवियर इसका नहीं होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक केस में क्या है? नंबर इनका डिफरेंट होगा अपोजिट स्पिन के जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। कि मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी वजह से जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम दोनों की बात करें, डायमैग्नेटिक होगी कि जो हमारे पास जो है विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब इनकी मेनली जो है हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है पैरामैग्नेटिक मोमेंट का। ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिक मोमेंट। अब जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक ये प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, बेसिकली दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी एज वेल एज न्यूक्लियॉन्स की वजह से भी। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स की वजह से, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। बट कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है मैग्नेटिक बिहेवियर में वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। नियर अबाउट 1000 टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियॉन्स। उसका भी क्या रीज़न है कि हमारे पास जो मास होता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा लार्जर होता है, जिसकी वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक बिहेवियर में वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम होगा। और इसीलिए जो कंट्रीब्यूशन है हम न्यूक्लियस का उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और बेसिकली जो मैग्नेटिक बिहेवियर डिटरमिन करेंगे वो कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वे तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, हम उसे क्या कंसिडर करते हैं? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक तरह से नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है। और ये क्या करते हैं? अपने एक्सिस के अलोंग स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग जो होगी उस स्पिनिंग की वजह से क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड होगा। और सेकंड बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लोज्ड पाथ में जो है न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। और जब वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो क्या करेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम करंट की बात करें, करंट के केस में भी क्या होता है कि कोई भी आपके पास सर्कुलर लूप है वायर का, उस केस में क्या होता है? वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सिमिलर वे में यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसकी दो तरीके से होगी। एक तो होगी उसके स्पिन मोशन की वजह से, और सेकेंड जो होगी वो होगी उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन की वजह से होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सिमिलर वे में मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो स्पिन कर रहा है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, अगर वो मोशन में है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट।
और जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या है, इन दोनों का सम है। ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट को जो है बेसिकली जो इसके यूनिट्स होते हैं इसके बोहर मैग्नेटन, ये इसके यूनिट्स है जिसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें, उसके ऊपर जो है चार्ज जो है उसका ई है, एन मास एम है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, म्यू एस इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाय 4πm इंटू सी। एच है यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी होगी वेलोसिटी ऑफ द लाइट, एम हो गया उसका मास और ई हो गया उसका चार्ज, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन से अगर हम सबकी वैल्यूज पुट करें यहाँ पे तो म्यू एस की जो वैल्यू आती है वो नियर अबाउट 9.274 इंटू 10⁻⁻21 अर्ग गोस इनवर्स, ये वैल्यू आती है। और इस वैल्यू को जो है अभी लर्न रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम जो है इस वैल्यू को जूम करके चलते हैं। ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 1 यूनिट की, 1 यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटन। मीन्स 1 बोहर मैग्नेटन किसके इक्वल हो गया, ई एच डिवाइडेड बाई 4πm इंटू सी। ये आपके पास 1 बोहर मैग्नेटन की जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट को देखो हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू एस, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है जी अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस 1। एस यहाँ पे क्या है, इसका स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है इसकी वैल्यू। और जो जी है, इस जी को हम जो है जी फैक्टर भी बोलते हैं। वैसे बेसिकली ये है क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशियो होती है मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंट, ठीक है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम, और इसको जो है जी फैक्टर भी बोलते हैं। ऐसे कहीं पे किसी किसी बुक्स में लैंडेस फैक्टर भी लिखा होता है जी के लिए। बेसिकली जो जी है फ्री आयन की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ फ्री आयन जी की जो वैल्यू होती है वो 2.00 समथिंग होती है, तो हम इसकी वैल्यू जो है जी इज इक्वल टू 2 लेके चलते हैं किसी भी फ्री आयन के केस में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात कर रही हूँ, जी की वैल्यू हो गई 2, एस की वैल्यू हो गई 1/2, यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू एस इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट एस की वैल्यू 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करोगे √3 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732 बोहर मैग्नेटन। ये आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपके पास कोई भी एटम है या फिर आयन है जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1.732 बोहर मैग्नेटन के। अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब से सपोज करें हमारे पास जो है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फॉर्मूला आपको हर केस में यही लगाना है, बस एस की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। म्यू एस इज इक्वल टू जी अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस 1, ये आपके पास फॉर्मूला है। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने वैल्यू निकाल ली। अब अगर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 प्रेजेंट हो तो जो एस की वैल्यू निकाल लेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2, सेकेंड के लिए भी 1/2, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू अंडर द रूट 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 आ जाएगी वैल्यू। √2 की वैल्यू होती है 1.412 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.828 बोहर मैग्नेटन। इस तरीके से जो है हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 वैल्यू हो जाएगी। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते तो 4 टाइम्स 1/2 ले लोगे तो टोटल जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से जो है हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हम ये मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है बहुत सारे केसेस में जो है मैच करती है जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बट कुछ ही केसेस में क्या है कि ये वैल्यू जो है डिफ़र करती है। मींस कि जो हम म्यू एस की वैल्यू निकाल रहे हैं ये वैल्यू थोड़ी सी जो है लो है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। उसका रीज़न क्या है
कि हम जो है अभी स्पिन मोशन लेके चल रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो सम होता है स्पिन मोशन प्लस ऑर्बिटल मोशन। यहाँ पे हम स्पिन मोशन लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए जो ये वैल्यू आ रही है थोड़ी सी लो आ रही है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कि इसमें जो है स्पिन मोशन के साथ साथ जो है ऑर्बिटल मोशन को भी अगर हम ऐड करेंगे तो वो वैल्यू जो है फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ जो है गुड एग्रीमेंट में होगी वैल्यू। ओके कि जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का उसकी जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट में। तो अगर मैं बात करूँ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन प्लस ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ये टोटल हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है √4s इंटू S+1 प्लस L इंटू L+1। यहाँ से जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और ये डिपेंड करेगा दोनों ही स्पिन मोशन पे भी और उसके ऑर्बिटल मोशन पे भी। या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, उन दोनों की वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आ जाएगा। एस जो है यहाँ पे कैपिटल एस, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एल हो जाएगा रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब आगे अगर हम इसकी जो है वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो म्यू की वैल्यू मिल रही है, म्यू की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ग्रेटर होती है देन म्यू एस वैल्यू, लेकिन कभी भी जो ये म्यू की वैल्यू है ये म्यू एस प्लस एल वैल्यू से ग्रेटर नहीं होगी, या तो इसके इक्वल टू में होगी या फिर इससे लेस देन वैल्यू होगी। म्यू की वैल्यू म्यू एस से ग्रेटर आ रही है बट म्यू एस प्लस एल से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, वो कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन वो काफ़ी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर हम टोटल मोमेंटम की वैल्यू देखिए वो स्पिन मोमेंटम से तो ज़्यादा आ रही है, स्पिन मोमेंटम से ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स कि हमें जो उसका दूसरा ऑर्बिटल मोमेंटम है उसको भी ऐड करना होगा। लेकिन ये जो म्यू की वैल्यू है ये इसके या तो इक्वल टू है या इससे लेस है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्बिटल मोशन का है, ये काफ़ी स्मॉल है। या फिर मैं इसको सेकेंड वे में इस तरीके से कह सकती हूँ कि जो ऑर्बिटल मोशन है यहाँ पे इसका वो कम्प्लीटली या फिर पार्शली क्वेंच किया हुआ है। यहाँ पे एक न्यू टर्म यूज़ हो रही है क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है प्रिवेंट किया हुआ है, मीन्स वो स्टॉप किया हुआ है ऑर्बिटल मोशन, कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, उस मोशन को उसके स्टॉप कर दो कि वो घूम ना पाए, उसको बोलते हैं हम क्वेंच। ठीक है, कि बेसिकली और इसका रीज़न भी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लिगेंड का, अब मेटल आयन है, मेटल आयन के सराउंडिंग उसमें लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है मेटल आयन को जो है उसके ऑर्बिटल मोशन को जो है रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मीन्स उसको जो है ऑर्बिटल मोशन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस मोशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब अगर हम सेकेंड एंड थर्ड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, बेसिकली लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के केस में क्या होते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए हम इनको f ब्लॉक एलिमेंट से बोलते हैं ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में एंटर होते हैं। तो इस केस में क्या है, जो ऑर्बिटल मोशन, जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि क्वेंच हो रहा है, इस केस में जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्वेंच नहीं हो रहा है, नॉट क्वेंच्ड। इस केस में क्या है 4f ऑर्बिटल, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 5s, 4f के नेक्स्ट 5s एंड 5p, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, इसको शील्ड करके रखेंगे। 4f ऑर्बिटल जो है दे आर वेल शील्डेड इनसे 5s एंड 5p सब शेल से, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके मोशन को जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, और कि सेकेंड वे में क्या कहेंगे कि जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जो है यहाँ पे क्वेंच नहीं होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट लेंथेनाइड आयन के केस में क्या होगा, स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन दोनों की वजह से जो है इसका होगा, और लेंथेनॉइड के केस में हम इस वाली वैल्यू से, इक्वेशन से ही जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 4s इंटू S+1 प्लस L इंटू L+1। ठीक है, अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे लग रहा है, कि अगर हम लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं
उस केस में क्या है, जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन है, उसका जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, दैट मीन्स कि वो क्वेंच नहीं हो रहा है। जब क्वेंच नहीं हो रहा है तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी ऑर्बिटल मोमेंटम होगा, तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल मोमेंटम दोनों की वजह से होगा। लेकिन बाकी अगर इससे पहले वालों की बात करी तो इस केस में क्या है कि वो मोशन जो है या तो पार्शियली क्वेंच है या फिर कंप्लीटली क्वेंच है, मतलब कि या तो वो ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर ही नहीं रहे, और अगर कर रहे हैं तो वो बहुत थोड़ा रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है, टोटल वैल्यू में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करूँ, ये तो है मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये वैल्यू है जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो म्यू की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो म्यू एस से तो ग्रेटर देन है, म्यू एस से ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ स्पिन मोशन नहीं है, ऑर्बिटल मोशन भी है, लेकिन ऑर्बिटल मोशन इतना ज़्यादा लार्ज नहीं है, वो कुछ 1% में ही प्रेजेंट है या फिर वो बहुत स्मॉल है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है म्यू एस प्लस एल की या तो वो इक्वल है वैल्यू या फिर उससे लेस देन वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑर्बिटल मोशन हो रहा है वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली क्वेंच हो रहा है इस केस में, बट लेंथेनाइड एलिमेंट्स के केस में क्या है, वो मोशन रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो दोनों की वजह से होगा, उसमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो होगा। ओके, अब आगे अगर मैं बात करूँ इसी में कि हमारे पास जो है आपस में एक हो गया स्पिन कंट्रीब्यूशन और एक हो गया ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, कि कुछ ही केसेस में क्या होता है इन दोनों की भी जो है बेसिकली कपलिंग होती है आपस में, और जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो भी बेसिकली 3 टाइप्स की इंट्रैक्शन होंगी। एक तो होगी स्पिन स्पिन कपलिंग या फिर स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन बोल सकते हैं, सेकेंड इज ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंट्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। ठीक है, कि कुछ ही केसेस में क्या होता है स्पिन मोशन इसका और जो ऑर्बिटल मोशन है वो आपस में जो है कपल करते हैं, और जो कपल कर रहे हैं वो भी इंट्रैक्शन 3 टाइप्स की है, स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन, ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन या फिर स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। और लेंथेनाइड मेटल आयंस की बात करें इस केस में क्या है, तीनों की तीनों जो इंट्रैक्शंस हैं ये प्रेजेंट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका यहाँ पे, कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसको जो है ये भी बोलते हैं रूसेल सॉन्डर कपलिंग, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलएस कपलिंग। एल हो गया उसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और एस हो गया उसका स्पिन कंट्रीब्यूशन, तो दोनों के आपस में कपलिंग हो रही है, तो इसको हम बोल देंगे एलएस कपलिंग। कि लेंथेनाइड आयन के केस में क्या है तीनों की तीनों जो इंट्रैक्शन है वो होती है, और कुछ ही केसेस में क्या है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है उसे हम कैलकुलेट करते हैं किसकी हेल्प से, एलएस कपलिंग की हेल्प से, और उसका फॉर्मूला क्या है म्यू इज इक्वल टू जी अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1। अब यहाँ पे जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब सम ऑफ जे इज इक्वल टू सम ऑफ इसका ऑर्बिटल मोमेंटम प्लस स्पिन मोमेंटम। ठीक है, और जी यहाँ पे वही है जो मैंने पीछे बताया था, स्प्लिटिंग फैक्टर है ये, और इसकी जो वैल्यू है वो हम वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे प्लस 1। ये होता है जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। फ्री आयन के केस में तो जी की वैल्यू मैंने आपको पीछे बताई थी कि 2 वैल्यू होती है, बट जहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जो है हम जी को इस फॉर्मूले से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन की हेल्प से जो हमारे पास ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है यानी हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं, और जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जो है काफ़ी अच्छे एग्रीमेंट में है कि आपस में जो वैल्यू है दोनों ही क्लोज है, मैच करती है काफ़ी। अब आपके पास क्या है कि अगर हमारे पास जो है ये एलएस कपलिंग जो हो रही है वो नहीं हो रही, मतलब कि स्पिन मोशन और जो ऑर्बिटल मोशन है वो आपस में कपलिंग जो है नहीं हो रही, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डजंट टेक प्लेस, उस केस में जो हम निकालेंगे वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। बट अगर आपके पास कपलिंग हो रही है तो वहाँ पे जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जी जे अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1, और जी यहाँ पे निकलेगा इस वाली वैल्यू से, और जो जे होगा वो किसके इक्वल होगा, एल प्लस एस वैल्यू के इक्वल। ठीक है, अब आगे जो हम इसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम मेज़र किस वे में कर सकते हैं। मेज़रमेंट ऑफ
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि हम जो है मैग्नेटिक मूवमेंट को जो है डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए जो है बेसिकली हम सबसे पहले जो है एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक टर्म है जिसको मेज़र करते हैं, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से जो है हम मैग्नेटिक मूवमेंट को जो है मेज़र कर सकते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साइट से इसको डिनोट करते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, और उसे मेजर करने के लिए जो है पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू चाहिए, और इसकी हेल्प से जो है ये पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू को भी जो है कैलकुलेट कर सकें। बेसिकली देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन, कि अगर हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो मैग्नेटाइजेशन मीन्स मैग्नेटाइज हो सके, कितनी मैग्नेटिक उसको जो है वो बिहेवियर को एक्वायर कर सकता है, वो होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन ले सकता है, उसकी वो कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, अब इसमें आगे कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक सब्सटेंस है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो H है। सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड है, H स्ट्रेंथ का है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी उसको हम डिनोट करते हैं B से। B यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं इसको, या फिर फ्लक्स डेंसिटी। ये इक्वल होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्लस 4 पाई इंटू आई। आई यहाँ पे क्या है, आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब अगर मैं इसको आगे डिवाइड कर दूं, B डिवाइडेड बाई H से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 पाई आई डिवाइडेड बाई H। ठीक है, तो ये जो रेशियो है B बाई H वाली रेशियो, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ऑफ द सब्सटेंस, और I बाई H जो है ये इक्वल होता है K के, और K क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम इसको सिंपली वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी बोल सकते हैं, कि H से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा, B बाई H जो आ रहा है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और जो I बाई H है वो है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, या फिर सेकंड वे में क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है B बाई H, ये बेसिकली हमें रेशियो देती है डेंसिटी की, कि विद इन द सब्सटेंस कितनी जो है लाइन्स ऑफ फोर्स प्रेजेंट है। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स विद इन द सब्सटेंस to the density in the same region in absence of substance। B बाई H क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये हमें किस चीज़ की रेशियो दे रही है, इट गिव्स द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विद इन द सब्सटेंस, कि डेंसिटी कितनी है उन लाइन्स की जो सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन द सेम रीजन बट इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंस।
और जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है वैक्यूम में, अगर हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 की इक्वल होगी। वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी कापा इट इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें 1 + 4 पाई कापा कि हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, इन वैक्यूम जो ससेप्टिबिलिटी, ये वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है 0 की इक्वल होगी, बिकॉज वैक्यूम के अंदर जो B/H वाली वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ गया 4 पाई कापा इज इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है वो वैक्यूम के केस में क्या होगी, वो 0 की इक्वल होगी। और अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, मीन्स कि जो B/H की वैल्यू होगी दैट इज लेस देन 1। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होगी। वैक्यूम के केस में B/H इक्वल टू 1 होता है। अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं तो B/H लेस देन 1, और अगर पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो B/H इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो इसमें आगे बात करूँ, अभी हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी की, बट जनरली जो हम डील करते हैं वो सॉलिड्स के साथ, कि उनके मासेस के साथ डील करते हैं वॉल्यूम के बजाय। तो हम क्या करें कि इसको जो है मास की टर्म में डिफाइन करें, यानी कि वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी की जगह मास ससेप्टिबिलिटी, और इसको हम स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्साई से, एंड मास ससेप्टिबिलिटी एक्साई इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, उसको रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, मास ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी। क्लियर कि हमारे पास ये जो कापा है ये क्या है, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है, और वॉल्यूम डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो मास मिल जाएगा ना। सेम यहाँ पे वो किए कि मास ससेप्टिबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी डिवाइड कर देंगे उसको उसकी डेंसिटी के साथ, तो हमारे पास जो है मास ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। और अगर यहीं पे मास की जगह हम बात करें मोलर ससेप्टिबिलिटी की, मोलर ससेप्टिबिलिटीज होती है एक्साई, इसके नीचे बस m लिख देंगे, m रिप्रेजेंट करेगा मोलर ससेप्टिबिलिटी को, इंटू m डिवाइडेड बाय रो। और m यहाँ पे क्या है, मोलिकुलर वेट कंपाउंड का, ये आ जाएगी इसकी मोलर ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैग्नेटिक, देखो सबसे पहले हम क्या करें, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर करना है, उसके लिए हम वर्ड टर्म लेके यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फिर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जो है आगे पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो बन जाएगी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। उसको और ज़्यादा इजी वे से डील करने के लिए हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को चेंज कर देंगे मास ससेप्टिबिलिटी में, कैसे डिवाइड कर देंगे उसकी डेंसिटी के साथ, एंड मोलर ससेप्टिबिलिटी जो होगी उसमें जो है उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास मोलर ससेप्टिबिलिटी। क्लियर। अब जो है आगे हम इसमें पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट की एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंटली हम इसको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किस तरीके से जो है मेज़र कर सकते हैं। अभी तक तो जो मैंने बताया वो तो थ्योरेटिकली मीन्स की कैलकुलेटिव पार्ट था। अब एक्सपेरिमेंटली बेसिकली जो है हमारे पास वैसे तो काफ़ी सारे मेथड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेज़र करने के लिए। देखो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक मूवमेंट लिख रही हूँ, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट से पहले मुझे क्या पता चलेगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर ससेप्टिबिलिटी पता है उसकी हेल्प से जो है मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेथड है जिनकी हेल्प से जो है हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मेनली जो दो इंपॉर्टेंट मेथड यूज होते हैं, फर्स्ट वन इज गोइस मेथड एंड सेकंड इज फैराडे मेथड। ये जो दो मेथड हैं इनको जो है हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। गोइस एक साइंटिस्ट का नेम है, बेसिकली उन्होंने एक सिंपल सी डिवाइस ड्राइव की थी गोइस बैलेंस जिसको बोलते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं पैरामैग्नेटिज्म को मेज़र करने के लिए। ऐसे ही फैराडे मेथड भी है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जो है कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है अब हम इन दोनों मेथड्स को जो है डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।